चलो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 5 है बायोमोलिक्यूल्स का, और हमारा क्या टारगेटेड टॉपिक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हमें कितना कवर करना है एटलीस्ट। देखो आज ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, 3 से 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस दिस इज़ माई चैनल गुलरेज एक्सेलेंट क्लासेस। प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करके हमसे ज्वाइन हो जाए। चलो सबसे पहले हम बात ये करने वाले हैं कि टारगेटेड टॉपिक आज का क्या क्या होने वाला है। क्या क्या आज का टारगेटेड टॉपिक क्या क्या रहने वाला है। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक पहला टॉपिक तो ये करेंगे हम। दूसरा हम शेप ऑफ प्रोटीन भी बात कर लेंगे। शेप ऑफ प्रोटीन यानी शेप के हिसाब से भी कुछ प्रोटीन्स हैं, उनके बारे में कुछ इस तरीके का। रोल ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे। रोल ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का फंक्शंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और वैसे भी हम इसको करेंगे एटलीस्ट। ठीक है, रोल ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। फिर हम लोग आज का टॉपिक में इतना बहुत है, आज के दिन करने के लिए इतना बहुत है। बस ये बेसिक फीचर हम देखें, कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये बेसिक फीचर ना कर पाए, पर एटलीस्ट 3 टॉपिक आज कवर करना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या फिर हम कह लें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे भी हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन की क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन of protein, classification of protein किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ले रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर, बेसिस हम लोग स्ट्रक्चर को ले रहे हैं, स्ट्रक्चर को ले रहे हैं हम लोग बेसिस। सबसे पहला प्राइमरी प्रोटीन, जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइमरी प्रोटीन यानी स्ट्रक्चर कैसा है इसका? प्राइमरी। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? प्राइमरी। प्राइमरी और प्राइमरी कैसा स्ट्रक्चर होगा? लीनियर होगा, लीनियर। इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके का बनेगा। ये मेरे पास एक लीनियर क्या बना? प्रोटीन। इसका ये एन टर्मिनल है और इसका ये सी टर्मिनल है, एन सी टर्मिनल हो गया, लीनियर है। और इसमें जगह जगह पे अमीनो एसिड दिखाई दे रहा। मैंने ये डाल दिया क्या? अमीनो एसिड्स, R1 R2 R1 R2 R3 R4 R5 R6। इस तरह के 6 से ही नहीं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड हो सकते हैं। ये पूरे चेन में एक लीनियर चेन में अरेंज्ड है। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होगा हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। इस तरह के प्रोटीन को हम प्राइमरी प्रोटीन कहेंगे। इसके अंदर केवल एक ही तरह का बॉन्ड है। ये जो है ना, एक ही तरह का, केवल एक ही तरह का बॉन्ड है। यहाँ पे अगर बॉन्ड पूछा जाए कि इसमें क्या होगा, केवल एक ही तरह का बॉन्ड होगा और वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो डीनेचुरेशन के टाइम पे भी, यानी जब प्रोटीन एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो उस टाइम भी इसका कुछ भी नहीं होगा, नहीं टूटेगा। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है।
कोवेलेंट बॉन्ड होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यानी प्राइमरी प्रोटीन के बारे में बात करें, प्राइमरी प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब लीनियर है, इस तरीके से अरेंज्ड है सारे के सारे अमीनो एसिड, और इन अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड है, जो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड यानी पेप्टाइड बॉन्ड नॉट ब्रेक ड्यूरिंग डिनेचुरेशंस, नॉट ब्रेक ड्यूरिंग denaturations डीनेचुरेशन के दौरान ये टूटता नहीं है। ये सब पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर पड़ेगा, इसका शेप खराब हो, डीनेचुरेशन के टाइम क्या होता है, सिर्फ शेप खराब हो सकता है पर ये बॉन्ड नहीं टूटता है, यानी अमीनो एसिड हीट करने से नहीं अलग होते हैं। और एक और बात हम कर चुके हैं कि इसमें जो ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है इसको कौन डिसाइड करता है, तो सीक्वेंस ऑफ कोडोन व्हिच इज प्रेजेंट इन डीएनए, तो डीएनए डिसाइड करता है सीक्वेंस, इसके जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यहां पे जो तुम्हें अमीनो एसिड दिख रहा है, यहां पे जो तुम्हें अमीनो एसिड दिख रहा है, डिसाइडेड बाय डीएनए के द्वारा डिसाइड होता है, डिसाइडेड बाय डीएनए। अब तुमसे ज्यादा बात ना करके मैं कहूंगा कि प्राइमरी प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है, और वो तुम याद रख लो, नीट का तुम्हारा काम तो हो जाएगा। प्राइमरी प्रोटीन एग्जाम्पल है इंसुलिन। एक प्राइमरी प्रोटीन है। इंसुलिन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो सब प्राइमरी है। इंसुलिन, सॉरी गलत लिख दिया, इंसुलिन नहीं, ग्रोथ हार्मोन, आई एम सॉरी, वो तो फोल्ड होता है। ग्रोथ हार्मोन जीएच हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन एक तरीके का पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इसको पिट्यूटरी हार्मोन कहता है। जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन है सब प्रोटीन हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है। ठीक है, एक सेकेंड हम रुकते, तो चाय पियोगे? चाय पियोगे बताओ? लो जाओ, लेके आओ। बादल के पास से, बादल को देखा, प्रिंट पॉइंट देखा, वो उसी दुकान पे। एक अपना लेना, एक मेरा। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन है और ये फंक्शनल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। जनरली बाकी हार्मोन अगर प्रोटीन है तो प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी स्ट्रक्चर लेवल पे उनका कुछ नहीं होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर लेवल पे उनका कुछ नहीं होगा। अगर बाकी कोई प्रोटीन है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे है तो वो फंक्शनल नहीं हो सकते। ये ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा प्रोटीन है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे ही फंक्शनल है, यानी फंक्शनल एट प्राइमरी लेवल, एट प्राइमरी स्ट्रक्चर जनरली नहीं होता। इतना काफी है। तो मैं प्राइमरी प्रोटीन के बारे में बात करना, अब हम सेकेंडरी प्रोटीन के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, सबके बारे में कर लेते, हम सेकेंडरी प्रोटीन के बारे में भी बात कर सकते हैं। मेरे पास अब स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी प्रोटीन। जो सेकेंडरी प्रोटीन है उसके बारे में देखो, तो इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा 2 डिग्री कह देता, 2 डिग्री स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा हेलिकल होता, लाइक इस तरीके से मैं बना रहा हूं, इस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही फोल्ड आ गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया।
और तुम देख रहे हो ऐसे मैं कर रहा हूं, राइट हैंडेड हेलिक्स है इसके अंदर, जो हेलिक्स बन रहा है राइट हैंडेड हेलिक्स बन रहा है, और उसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। ये जो हेलिक्स बन रहा है इसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड है, ऐसे कर रहा हूं ना, राइट हैंडेड, राइट की तरफ, राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड हेलिक्स है। एक्सिस भी राइट हैंडेड है। इसका एक्सिस अगर देखा जाए, पहले देखो एक्सिस इसका कैसा है, एक्सिस राइट हैंडेड होगा, तुम देखो राइट हैंडेड जाएगा, एक्सिस राइट हैंडेड है। हेलिक्स का नाम है अल्फा हेलिक्स, याद, इतना याद रखो। एक्सिस राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड है। और जो हेलिक्स है, जो हेलिक्स है वो कैसा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स है। और अल्फा हेलिक्स ये बना कैसे, एच बॉन्ड ने इसको बनाया है। एच बॉन्ड आया ना तो वही प्राइमरी प्रोटीन के अंदर हेलिक्स बन के सेकेंडरी प्रोटीन बन गया। यहां पे एच बॉन्ड आएगा, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड ने ही इसके अंदर हेलिक्स पैदा कर दिया, इसके अंदर हेलिक्स पैदा कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड ही। तो ये अल्फा हेलिक्स इज फॉर्म्ड बाय, यहां पे हम कैसे अल्फा हेलिक्स फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय एच बॉन्ड। एच बॉन्ड के द्वारा अल्फा हेलिक्स बनेगा, एच बॉन्ड के द्वारा अल्फा हेलिक्स बनेगा, एच बॉन्ड के द्वारा अल्फा हेलिक्स बनेगा, अल्फा हेलिक्स बनेगा, एच बॉन्ड के द्वारा अल्फा हेलिक्स बनेगा। अब एच बॉन्ड और एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, दोनों एच बॉन्ड और एक्सिस, वो भी राइट हैंडेड है, एक्सिस भी, और ये जो बनाया है इसने अल्फा हेलिक्स, वो भी राइट हैंडेड हेलिक्स है। तो एच बॉन्ड, यहां पे एक और बात याद रखना है कि एच बॉन्ड पैरेलल टू द, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जांपल जो होगा, सेकेंडरी प्रोटीन के एग्जांपल जो होगा वो कौन सा एग्जांपल होगा, अल्फा कैरेटीन। कैरेटीन भी खाली बोल सकते, चूंकि इसके अंदर अल्फा हेलिक्स है तो हम बोल देते हैं अल्फा कैरेटीन। बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये सेकेंडरी प्रोटीन। अब देखो सेकेंडरी प्रोटीन सिर्फ इसी तरीके का नहीं होता, एक और होता है थोड़ा सा एडवांस सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है, इसी में आ जाता है दूसरा, वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है, थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस सेकेंडरी प्रोटीन है, पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो है वो भी। उसके अंदर एक तरह का और हेलिक्स आ जाता है, उसमें अगर दूसरी चीज वाले के देखोगे तो उसमें एक तरीके का और हेलिक्स पैदा हो जाता है, इस तरीके से। ये वाली चीज अल्फा हेलिक्स है और ये वाली चीज बीटा प्लेटेड है, इसको बीटा प्लेटेड कहते हैं। ये बीटा प्लेटेड है, बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स, ये दो तरह की चीजें स्ट्रक्चर आ जाती है ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कोई डाउट नहीं, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है, लेकिन थोड़ा सा उस वाले से, अल्फा कैरोटीन वाले से जुदा है, थोड़ा अलग है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे होगा, एक ही वही हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे है। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो यहां पे होगा, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहां पे भी बॉन्ड हाइड्रोजन, इसीलिए अभी भी हम इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही कह रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड वहां पे भी दो है, यहां पे भी दो है, इसलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही कह रहे हैं। दो कैसे है नंबर ऑफ बॉन्ड, यहां बॉन्ड की बात आएगी तो तुम कहोगे दो कैसे, अरे भाई इनके अमीनो एसिड तो है ना, इनके बीच में अमीनो एसिड तो है, और अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो सबसे पहला पहचान है प्रोटीन का, वो तो होगा ही होगा। और यहाँ पे एक एच बॉन्ड और आ गया है, यहाँ पे एच बॉन्ड और आ गया है, इसमें भी यही बात है, इसमें भी यही बात है। अगर यहाँ पे भी बॉन्ड को देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है,
और दूसरा जो है H बॉन्ड है, H बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है और H बॉन्ड है। इसका एग्जाम्पल अल्फा कैरोटीन है, तो इसका एग्जाम्पल फिब्रिनोजिन है, यह फिब्रिनोजिन में पाया जाता है। इसमें अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो फिब्रिनोजिन में पाया जाता है, फिब्रिनोजिन में। तो निकालना पड़ेगा। यही कर दूं? नहीं, निकाल के ऐसे दे, यहाँ पे निकालो, एक ले लो तुम और एक मेरे को दे दो, यहाँ पे हो जाना, मैं ले लूंगा। लिखिए, चलो। अब हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर की। टर्सरी स्ट्रक्चर। तीसरा हम टर्सरी प्रोटीन की बात करने वाले हैं। टर्सरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन स्ट्रक्चर भी इसका टर्सरी होगा। टर्सरी प्रोटीन मतलब स्ट्रक्चर इसका टर्सरी है। स्ट्रक्चर इसका, स्ट्रक्चर जो इसका है वो टर्सरी है, 3 डिग्री है, इसीलिए टर्सरी प्रोटीन भी हम इसको बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करता है। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये फर्दर फोल्ड, इट इज, हम ऐसे बोल देते हैं फर्दर फोल्ड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फर्दर फोल्ड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का और ज्यादा फोल्ड कर देते हैं तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है, नहीं वहीं से ड्राइव होके ये भी आया हुआ है। ये था अपना ना बीटा प्लेटेड वाला, ये दूसरा वाला जो था इस तरह का बीटा प्लेटेड वाला, इस तरीके से, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लो तो इस तरह का, ये टर्सरी स्ट्रक्चर अभी बना रहे। टर्सरी स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं पे इनके बीच में H बॉन्ड दिखाई देगा, तो इनके बीच में कहीं पे H बॉन्ड दिखाई दे रहा, कहीं पे जो है तुम्हें ये डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाई देगा, इस तरह कई सारे बॉन्ड दिखाई देंगे, और भी कई तरह के बॉन्ड। अगर यहाँ पे इस टर्सरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड का नाम ले तो काफी सारे तरह के बॉन्ड है यहाँ पे। एक तो तुम्हारा ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा ही होगा, प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड एक कर लोगे तुम। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको तुम कर लोगे। तीसरा जो है सल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उसको आप कर लोगे। और इसके अंदर वांडरवाल इंटरेक्शन भी मौजूद है, दिखा नहीं रहे लेकिन है मौजूद, लिख रहे हैं तो याद कर लेना आपको। वांडरवाल इंटरेक्शन मौजूद है, वांडरवाल इंटरेक्शन मौजूद है, वांडरवाल इंटरेक्शन मौजूद है इसके अंदर। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मौजूद है, आयनिक इंटरेक्शन मौजूद है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मौजूद है, हाइड्रोफोबिक फोबिक इंटरेक्शन मौजूद है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मौजूद है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मौजूद है इसके अंदर, और आयनिक इंटरेक्शन भी मौजूद है। बहुत सारी तरह के बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, आयनिक इंटरेक्शन भी मौजूद है।
टर्सरी स्ट्रक्चर अपने बॉन्ड की वजह से जाना जाता है, बहुत सारे बॉन्ड है इसके अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, और टर्सरी स्ट्रक्चर ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक तो फर्दर फोल्ड है, दूसरे की मेनी ऐसे प्रोटीन है जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। जनरली दूसरे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन है वो उतने बायोलॉजिकल एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नंबर है कि अगर प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर का है तो ज्यादातर यही है कि बायोलॉजिकली एक्टिव है। एनसीईआरटी बोलता भी है मेनी सच प्रोटीन for biological activity for biological activity 3 and 3 डिग्री इसको गिरेगी, बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। एंजाइम भी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंजाइम ले ले तो एंजाइम कुछ और नहीं है, नथिंग बट टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी फोल्ड ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंजाइम। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में यही पे हम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है क्वाटनरी स्ट्रक्चर के बारे में, क्वाटनरी प्रोटीन के बारे में ज्यादा बात नहीं करी। क्वाटनरी जो प्रोटीन है उससे रिलेटेड कोई खास बात हमको नहीं करनी है। जो क्वाटनरी प्रोटीन है उसमें देखोगे कि इस तरीके से ये बना, इस तरीके का होता है, ऐसे बना लो इस तरीके का, और ये 3 डायमेंशनल प्रोटीन है, 3 डिग्री प्रोटीन कहते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है 3 डिग्री स्ट्रक्चर। एक और याद रखना है कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं या फिर इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इनके बीच में वांडरवाल इंटरेक्शन हो सकता है, ऐसे होगा तो लीनियर होंगे और इसे होगा तो भाई पॉलीगोनल टाइप का हो जा रहा है, इस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं। ये लीनियर फॉर्म है और एक्चुअल में क्वाटनरी फॉर्म इसी को हम कहेंगे, तो लीनियर फॉर्म है, तो क्वाटनरी प्रोटीन तो है लेकिन लीनियर फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म को हम लीनियर फॉर्म कह रहे हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ही है ना, उस तरह का फॉर्म 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर लीनियर फॉर्म हो गया, और ये वाले फॉर्म हमारे क्वाटनरी फॉर्म कहलाएगा। ये हमारा क्वाटनरी फॉर्म कहलाएगा, क्वाटनरी फॉर्म कहलाएगा। ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, बट इसको ज्यादा सीरियस सोचें नहीं लेना, इतना पूछने वाला नहीं। जो बात पूछने वाला यह याद रखना है कि क्वाटनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है और ये किस में पाया जाता है, याद रखना है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, बस यही 2 सवाल नीट में पूछे जा सकते हैं, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो HB मतलब हीमोग्लोबिन, इनमें से हीमोग्लोबिन में तुमने सुना होगा 2 अल्फा सब यूनिट होता है, 2 बीटा सब यूनिट होता है, तो इसको अल्फा अल्फा मान लो, इसको बीटा बीटा मान लो। तो 2 अल्फा सब यूनिट होता है, 2 बीटा सब यूनिट होता है, 2 अल्फा सब यूनिट है, 2 बीटा सब यूनिट है, 2 बीटा सब यूनिट है। हमने स्ट्रक्चर सब की बात कर ली, सारे के स्ट्रक्चर की बात कर ली हम लोगों ने। चले चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग प्रोटीन की क्लासिफिकेशन शेप के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं, शेप के हिसाब से करेंगे। अब तक ये 4 तरह के जो प्रोटीन देखा था वो बेसिकली हम लोगों ने कैसे देखा था, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये इसकी बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अब किस बेसिस पे, तो शेप के आधार पे, शेप के बेसिस पे। बेसिस कितना लेना है, तो शेप लेना है। बेसिस शेप लेना है, ओके। दो ही है इसमें, मैं इतना सारा क्यों बना रहा हूं। शेप के हिसाब से दो ही तरह के प्रोटीन होता है। नंबर एक इज फाइब्रस प्रोटीन, नंबर 1 इज फाइब्रस प्रोटीन है, एंड नंबर 2 इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इस तरह की बातें। फाइब्रस प्रोटीन या ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये दो तरह के प्रोटीन है शेप के हिसाब से। यहाँ पे एलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये क्या है, वाटर इनसोल्युबल होता है पहले, एलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, एलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वाटर इनसोल्युबल होता है, वाटर इनसोल्युबल होता है, एलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वाटर इनसोल्युबल होता है। यहां पे आओगे, यहां पे आओगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो देखो ग्लोब्यूलर लाइक थोड़ा सा ये स्फेरिकल होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर ये होता है, इस तरह से, इस तरह के क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में होता है। और इसके बाहर वाले सरफेस जो होते हैं ना, यहाँ पे अमीनो एसिड्स होते हैं, और कैसे अमीनो एसिड होते हैं, इसके बाहर वाले सरफेस पे यहाँ पे पोलर अमीनो एसिड होते हैं। कैसे अमीनो एसिड होते हैं, पोलर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब इसके सरफेस पे पोलर अमीनो एसिड्स है, यानी कि पोलर अमीनो एसिड ऑन सरफेस पे क्या होते हैं, सरफेस पे पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं, पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर अमीनो एसिड होता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अब ये क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। इसके सरफेस पे पोलर अमीनो एसिड नहीं है, लेकिन इसके सरफेस के ऊपर, सरफेस के बाहर की तरफ पोलर अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वाटर सोल्यूबल होता है, और जहां कहीं पे भी फाइब्रस प्रोटीन हो गया, वाटर इनसोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बस आपको करना है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल, जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे ग्लोब्यूलर है, यानी वाटर सोल्यूबल है। एंजाइम्स है, जितने एंजाइम्स है सब यहाँ पे काम करने वाले हैं। और अल्बुमिन्स और बहुत सारे और भी है, मैं दो ही नाम आपको याद करने के लिए कहूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दो ही है, अल्बुमिन, बाकी जहां जहां पे बात होगी। ये दो ऐसे स्ट्रक्चर है जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आएंगे, दो ऐसे प्रोटीन एग्जाम्पल है जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आएंगे। पोलर अमीनो, सरफेस पे पोलर अमीनो एसिड रखने वाला प्रोटीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, इस तरह क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, उसे एलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, बस
इसके बारे में इतना ही बात आपको याद रखनी थी। शेप के बेसिस पे सिर्फ दो ही तरह के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। बहुत छोटा टॉपिक था, यहां से ये होगा फिनिश। अब हमें क्या है, रोल ऑफ प्रोटीन को देखना है, भूमिका देखना है, इसकी फंक्शन देखना है। प्रोटीन ही एंजाइम है, जब एंजाइम होता है तो कुछ और करता है। प्रोटीन से ही एंटीबॉडी बनता है, तब कुछ और करता है। प्रोटीन से ही चैनल, रिसेप्टर, ये सारे चीज, पंप वगैरह बनते हैं तो कुछ करता है। एक्टोमायसिन कंट्रक्टाइल प्रोटीन है, वो भी कुछ करता है। बहुत सारे काम हो गए ना प्रोटीन के, क्योंकि प्रोटीन अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग काम कर रहा है, मतलब बहुत सारा काम कर रहा है। तो इंपॉर्टेंस बहुत है प्रोटीन का हमारी जिंदगी में, इसलिए प्रोटीन अपने डाइट में होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह बहुत ज्यादा काम होने वाला है। प्रोटीन ही है जो एंटीबॉडी बनाएगा, प्रोटीन ही है जो एंजाइम बनेगा, प्रोटीन ही है जो क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा, प्रोटीन ही रोडोप्सिन है, एडोप्सिन है। इस तरह के जितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं, इस तरह के जितनी चीजें आ रही है, वो सब प्रोटीन है। ठीक है, सीलिया एंड फ्लाजिला, ये भी कहीं ना कहीं प्रोटीन है। एक्टोमायसिन प्रोटीन है। जगह जगह सेल के अंदर रिसेप्टर है, चैनल्स है, पंप है, वो सब क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन का महत्व हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रोटीन। हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रोटीन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ प्रोटीन वैसे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ज्यादा जानना चाहिए, उसी के बारे में तो हम जानते हैं। जब तक इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट तब तक, नीट तक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत पूछना है। एक बार नीट निकल गया, उसके बाद कहा तुम इसके बारे में सुना। हाँ, जहां जहां जरूरत पड़ी है, मैंने प्रोटीन की तो फ्यूचर में बहुत जरूरत है, तो इसे तो अपने दोस्त बना के रखोगे। देखो एंजाइम, रोल ऑफ प्रोटीन कर रहा हूं तो प्रोटीन एंजाइम की बात कर लेता हूं। एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन। और एंजाइम क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, बायोकेमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन क्या है, यानी केमिकल पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो पहली बात, रिएक्शन को तेज करता है। तो कई सारे और भी नाम सब जानते हैं कि ये डाइजेशन का रोल प्ले करता है, डाइजेशन में भी इन्वॉल्व है, डाइजेस्टिव नेचर का है, डाइजेस्टिव होता है, डाइजेस्टिव काम करता है, डाइजेस्टिव वर्क है इसका, ब्रेकडाउन का काम है। तनी प्रोटीन ये काम भी कर रहा है एज एंजाइम्स, एंजाइम बन के ये काम कर रहा है। बात करो एंटीबॉडी, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बनता है, गामा ग्लोब्यूलिन से एंटीबॉडी, तो ये भी तो एक प्रोटीन है। यानी कि जो डिफेंस का काम है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी प्रोटीन ही कर रहा है। इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी का इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन बोला करते हैं, तो एक तरह का प्रोटीन है। यानी क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म। तो प्रोटीन भी डिफेंस में आ रहा है, यानी कि अगर तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ये डिफेंस भी नहीं होने वाला, यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म चल रहे हैं। एंटीबॉडी देखो, इसको एक और नाम से अलग अलग जगह बुलाया जाता है, आईजी या इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें, इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करते हैं हम। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वो भी तो प्रोटीन है। कोआगुलेशन फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वो भी तो प्रोटीन है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। मतलब कोआगुलेशन ऑफ ब्लड का काम करता है, तो प्रोटीन ही कोआगुलेशन भी कर रहा है। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, ये सब प्रोटीन है। तो मालूम है, ये देखने में रेटिना सेल है, रेटिना के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन प्लस आइडोप्सिन, आइडोप्सिन, रेडोप्सिन प्लस आइडोप्सिन, ये सब के सब क्या है, तो प्रोटीन। ये सब के सब क्या है, तो प्रोटीन है। प्रोटीन है मतलब ये देखने में काम आते हैं, विजिबिलिटी में काम आता है, देखने का काम करता है। तो ये रेटाइनल सेल्स है, रेटाइना में पाया जाता है, इन रेटाइना सेल्स नहीं है,
रेटाइना, इन रेटाइना। एक तरह का फोटो रिसेप्टर भी हम इसको कह सकते हैं। सीलिया एंड फ्लाजिला, और भी काम हम देख रहे हैं। सीलिया एंड फ्लाजिला को अगर तुम देख लो तो हमारे सेल का एंडोस्केलेटन तैयार किया, और यह भी क्या है, प्रोटीन है। एक प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। इसके अंदर जो प्रोटीन बना हुआ ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ट्यूबुलिन प्रोटीन, सीलिया से माइक्रोट्यूब्यूल जो बनता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है इसके अंदर। और ये कर क्या रहा है, करता क्या है, तो हमें ना एंडोस्केलेटल ऑफ सेल प्रोवाइड करता है, इंटरनल फ्रेमवर्क, एंडोस्केलेटल ऑफ सेल, एंडोस्केलेटल ऑफ सेल। साइटोस्केलेटल भी हम इसको कहते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट मैं लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। साइटोस्केलेटल, सेल का स्केलेटल एलिमेंट्स। तो प्रोटीन सीलिया एंड फ्लाजेला के रूप में भी कुछ काम करता है, एंजाइम के रूप में भी काम करता है, एंटीबॉडी के रूप में भी काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में भी काम करता है, रोडोप्सिन और एडिप्सिन के रूप में भी काम करता है। रेटाइना के अंदर सीलिया एंड फ्लाजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन है, यानी प्रोटीन यहां पे भी काम कर रहा है। एक्टोमायोसिन, वो भी एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है। एक्टोमायोसिन, एक्टियो, एक सेकंड, यहां पे जगह नहीं है तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। यहां पे हम लोग नेक्स्ट पे लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। एक और, किसकी बात कर रहा था मैंने, किसकी बात कर रहा था, एक्टोमायोसिन, एक्टोमायोसिन, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एक तरह का यह कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। एक्टोमायोसिन एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। रिसेप्टर, चैनल, पंप, ये सब भी प्रोटीन है, और इन सब का काम आप जानते हो। ये सब भी प्रोटीन है, उन सब का काम आप जानते हो। ये सब भी प्रोटीन है और इन सब का काम आप जानते हो कितना बड़ा काम है। तो प्रोटीन बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसके बहुत सारे रोल्स हैं हमारी जिंदगी में, इसका बहुत सारे रोल्स हैं। अब एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग, एनसीईआरटी में एक टेबल है ना, हम लोग कहते हैं कि टेबल के भी साथ में बात करते हुए चलेंगे। तो एनसीईआरटी में जो टेबल है उसकी भी बात करते हुए कर लेते हैं, वो भी रोल के ऊपर ही है। हमने तो अब से जनरली ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके का प्रोटीन का फंक्शन दिखा दिया अलग अलग रूप में, लेकिन एनसीईआरटी में क्या क्या है वो याद रखना जरूरी है। उसको टेबल को भी मैं आपके सामने बना देता हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाला ले लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में जो टेबल है प्रोटीन के फंक्शन को लेके, प्रोटीन के फंक्शन को लेके, थोड़ा सा चेंज करते हैं ये कलर। अब मैं कह रहा हूं कि प्रोटीन के फंक्शन को लेके, प्रोटीन के फंक्शन को लेके एनसीईआरटी में जो टेबल है फंक्शन को लेके, जो एनसीईआरटी में टेबल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो टेबल है उसको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले मेरे पास कोलेजन है और मैं इस कोलेजन की बात करूंगा। सबसे पहले मेरे पास कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन है और मैं इस पहले कोलेजन की बात करूंगा। कोलेजन जो इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, जो इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है।
इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। भाई दो सेल के बीच में यहां पे कोई ग्राउंड सब्सटेंस है जो इन दोनों को ज्वाइन करके रखता है, इन दोनों को सपोर्ट करता है। इंटर दो सेल के बीच में होता है और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ये एक तरह का मैट्रिक्स का भी काम कर रहा है ना, ये मैट्रिक्स का भी काम कर रहा है। तो ये एक्ट एज मैट्रिक्स बिटवीन सेल, ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि एक्ट एज अ मैट्रिक्स, एक्ट एज मैट्रिक्स बिटवीन सेल, मैट्रिक्स बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में ये मैट्रिक्स का काम करता है। कोलेजन की अगर बात करूं तो तमरॉल समझ रहे थे। ट्रिप्सिन, एनसीईआरटी वो था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन है। जितने भी एग्जांपल ले रहे हैं प्रोटीन एग्जांपल से हम समझ रहे हैं उसके रोल को। ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन एक तरीके का एंजाइम, कैसा एंजाइम? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स एनसीईआरटी सिर्फ लिखता है एंजाइम से टेबल में, और तुम्हें क्या समझना है ये एंजाइम किस लिए है? एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो हम बोलेंगे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। इंसुलिन तीसरे नंबर पे एनसीईआरटी हमें क्या कहता है? हमें देता है इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन हार्मोन, यहां पे तो इंसुलिन एक हार्मोन है लेकिन प्रोटीन का हार्मोन है। ये भी क्या हार्मोन है। और ये क्या हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन कैसा हार्मोन है? तो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो ऐसे काम समझ में आया हमें, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। डिक्रीज ब्लड शुगर। एंटीबॉडी का तो हम पीछे कर ही चुके हैं, फिर से लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ट में है ना तो हम लिख देते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब क्या करेगा? एंटीबॉडी एक प्रोटीन बना के क्या करने वाला है? तो डिफेंस का काम करने वाला है, डिफेंस का काम करने वाला है, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। जब रिसेप्टर बन जाता है तब, जब रिसेप्टर बन जाता है तब, जब रिसेप्टर बन जाएगा तब क्या होगा? तब भी काम करेगा। प्रोटीन ही रिसेप्टर है, चैनल है, तो बहुत सारी जगहों पे ये रिसेप्टर बन के भी काम करता है। रिसेप्टर एक बन के चीजों को बाइंड करता है और बहुत सारी चीजें। सेंसरी रिसेप्टर में भी कौन सी किसकी बात कर रहा हूँ? सेंसरी रिसेप्टर। काम समझ में तब आएगा ना जब तुम सेंसरी रिसेप्टर की बात कर लो। सेंसरी रिसेप्शन, रिसेप्टर जब बनता है तो सेंसरी रिसेप्शन करता है। सेंसरी रिसेप्शन कौन कौन सा रिसेप्शन को हम कहते हैं? जैसे कि टच होता है, सेंसरी रिसेप्शन होता है, टच है, फील है, टच है, सॉरी टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें सेंसरी रिसेप्टर से सेंसरी रिसेप्शन होता है। या कोई हार्मोन का एक्शन हो, इस तरह से। एज ए रिसेप्टर भी प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन से बना है एक चैनल, चैनल जो प्रोटीन का बना हुआ है नाम है ग्लूटाफोर, नाम है ग्लूटाफोर। ये लास्ट है इस टेबल में लिखा होगा ग्लूटाफोर। ग्लूटाफोर ये प्रोटीन का ही बना हुआ है, भाई चैनल है ना, तो चैनल है। अब चैनल फॉर ग्लूकोज है, चैनल फॉर ग्लूकोज। चैनल फॉर ग्लूकोज, चैनल फॉर ग्लूकोज, एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स। ये जो है ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के सक्षम बनता है, और ग्लूकोज को भेजना है, अनेबल है द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल।
सेल ही है ना, सेल के अंदर ये सेल है और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है। यहाँ पे आया तुम्हारा ये ग्लूकोज आया। अब ग्लूकोज को जाना है वहां पे, तो उसके लिए रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी, और ये एक रिसेप्टर बना हुआ है, और इस रिसेप्टर को मैं कह रहा हूँ GLUT4। अगर ये रिसेप्टर मौजूद है तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है ब्लड वेसल से निकल के यहाँ पे चली जाएगी। एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है GLUT4। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ज्यादातर यही पूछा जाता है नीट में, सबसे ज्यादा ये पूछा गया है। बाकी सब ऐसा कुछ खास नहीं है जो हम बार बार पढ़ भी लेंगे, सब बार भी पढ़ेंगे जितने भी चीजें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे याद रखना है वो GLUT4 है। इस टेबल से एक सवाल ज्यादातर यही आता है। तो हम लोग यहाँ पे सारे रोल पढ़ लिए, स्ट्रक्चर पढ़ लिए, प्रोटीन का शेप पढ़ लिया हमने, रोल पढ़ लिए, ऐसे भी पढ़ लिए, जनरल वे में भी, और एनसीईआरटी में कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट रुक जाना। तो हम लोग फाइल मैनेजर में चलते हैं। नहीं इसमें है बेरही, होना चाहिए था लेकिन है नहीं। सो अब यही कर लो। बाकी बेसिक फीचर पे हम जब पहुंचेंगे तो हमको एंजाइम्स के डिटेल करनी होगी। बेसिक फीचर पे ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यही बेसिक फीचर्स में हम लोग ये बात करने वाले हैं। और हम अब एनसीईआरटी वगैरह को कल रीड करेंगे थोड़ा सा इस पे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक जितना हम पढ़े हैं हम लोग अमीनो एसिड से लेकर और यहाँ तक हमें एनसीईआरटी से एक बार पढ़ना होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हमें कवर करना है, ये हमारा टारगेट रहेगा, और नीट्स के सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो कल हम एक बहुत अच्छे टॉपिक्स यानी एंजाइम के साथ हम शुरू करने वाले हैं आगे की कहानी। बेसिक फीचर ऑफ प्रोटीन में ही हम लोग एंजाइम को पढ़ते हैं, और एंजाइम एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक सवाल पक्का ही आएगा। यहाँ जितना पढ़े हैं, एक दो सवाल का तो ये पढ़ चुके हैं अब तक, और एक सवाल का वो टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन हाँ पक्का होता है, बहुत बातें हैं उसके अंदर, और अगर आप जितना पढ़े हैं उसको याद करें। और चलिए हम यही लेक्चर खत्म करते हैं।